व्यापारी एकता, राव दान सिंह। वाल्मीकि समाज की तरफ से संजय बिंदवान, कौशल प्रधान, रोहतास सोलंकी, नरेश पुरा। आगे से तो साइड में खड़े हो जी। फोटो इधर देखेंगे जी, आगे देखो आगे। रावदान सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा स्वामी दाल महाराज की धन्यवाद। परम श्रद्धेय प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य श्री भिखुराम चौहान जी की इस पावन स्थली के ऊपर हम सब आपके बीच में पधारे हुए आप सब लोगों का इसको नमन करते हैं। और इस भूमि के ऊपर जो गरिमापूर्ण तरीके से आज तक जो घटनाएं घटी हैं, जो सभाएं हुई हैं, मैं उसके इतिहास को जानता हूं कि जो यहाँ पर पधारा है उसने न्याय और उसको विश्वास के साथ में बाबा ने आशीर्वाद दे के भेजा है। मैं भी आज इस आशा अपेक्षा और उमंग से आप सब लोगों के बीच से ये विश्वास पाने के लिए आपके बीच आया हूँ। मैं जानता हूँ इस धरा को, जिसने अनेकों बड़े बड़े नेता, यहीं से रामकिशन गुप्ता जी आए, यहीं से चौधरी हुकम सिंह जी आए, और यहीं से आपके सभी सम्मानित विधायक आए, जिन्होंने समय समय पर भारतीय राजनीति में और हरियाणा की राजनीति के अंदर अपने एक अमिट छाप छोड़ी। सम्मानित दोस्तों और बुजुर्गों, आप सब इतनी देर रात के तक यहाँ रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ। और एक विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये जमा हुआ विश्वास आने वाली 4 जून को एक बहुत बड़ा रंग दे करके जाएगा, ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ। सबको मालूम है कि आने वाली 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, और इन चुनावों पे समस्त मंच के साथ में बात करता हूँ। और ये होगा, उसी से इस देश की राजनीति के ऊपर एक नया मतलब पिक्चर उभर के राजनीतिक धूप छाएगी। अरे वो एक्चुअली बहुत लंबी लिस्ट थी। एक तो मैं जो सम्मानित मंच कह के मैं बात करना चाहता हूँ, सभी सम्मानित मंच के साथ ही कोई भाई का नाम रह जाए तो मुझे क्षमा करेगा इस बात के लिए। चुनाव अनेकों बार आए और चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बदलते रहे। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस तरह का चुनाव अब की बार देखने के लिए मिला है, इस तरह का चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर कभी देखा हो। अनेकों बार मुद्दे उठते हैं, चुनाव से पहले नारे लगाए जाते हैं, गरीबी हटाओ, ये नारा हमने भी दिया था, शाइनिंग इंडिया भाजपा ने भी दिया था, और राष्ट्रवाद का नारा पिछली बार इस वर्तमान सरकार ने दिया था, कारगिल का नारा 71 में लगा था। लेकिन ऐसा नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढा, लेकिन वो नारा आज तक किसी भी तरह से उनकी जगह नहीं ले पाया। उसका कारण था कि भगवान राम के सहारे वो अपनी वैतरणी को पार करना चाहते थे। लेकिन भगवान राम तो राम है, जिसमें हम सब की आस्था है, और भगवान राम की दिशा ये है कि मैं जब सबका हूं तो मैं क्यों व्यक्ति विशेष और क्यों व्यक्ति पार्टी का हूं, मैं सब के अंदर हूं, सब मेरे अंदर है। ये जो कार्रवाई है आप स्वयं देखेंगे, और सबकी नजर में एक आएगा, ये जनता बड़ी है, जो फैसला जनता लेगी हम उसके साथ रहेंगे। यही हमारा एक आदेश और सुदेश में। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, विपक्ष के पास मुद्दे हैं। मुद्दे क्या है? सबसे पहले लोकतंत्र बचाओ, दूसरा संविधान बचाओ, तीसरा बेरोजगारी और बेकारी को मिटाओ, चौथा महंगाई को कम करो, पांचवा किसान की उचित फसल का उचित भाव दो, और नौजवानों को उनके जीवन में अग्निवीर जैसी समस्या का समाधान दो, और अनेकों रास्ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसलिए कहता हूं, कोई पूछने लगता है कि भाई आपने कैसे कहा संविधान बचाओ, तो आपने क्यों कहा, तो पूछने की बात यह है कि जब संविधान के अंदर कोई बात आती है
तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। क्या कभी आपने किसी वर्तमान मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए अपने ही घर से पीछे के चोर दरवाजे से भगना पड़ता हो, या किसी मुख्यमंत्री को अपने ही पद पर रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के शिक्षकों के पीछे रहना पड़ता हो जिसको 10 दिन पहले जमानत मिली हो? ये वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में एक तरह से अपनी सत्ता का दुरुपयोग है। और यही एक कारण है कि जब मुख्यमंत्री के साथ ये हो सकता है तो आम जनता, आम आदमी, आम अधिकारी, आम कर्मचारी कहाँ स्टैंड करता है? एक अगर संविधान की हम बात करते हैं तो संविधान में इन सब चीज़ों को पहले से उल्लेखित किया हुआ है, किस आदमी का क्या हक है, क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है। लेकिन इन सब ने इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके आज परिस्थितियां ये ला दी हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि यही प्रजातंत्र का रूप है, तो ये कब तक चलेगा। इसलिए इस प्रजातंत्र को बचाना है तो आप और हमको सबको इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ना है, जो आपने आने वाले समय के अंदर करना है। संविधान बचाने की बात, संविधान का मकसद ये है। ये कहते हैं 400 पार, हम कहते हैं 400 पार से क्या हो जाएगा? ये कहते हैं 400 पार से हमें संविधान में अमेंडमेंट करने का हक मिल जाएगा और उससे हम जो चाहेंगे उसका अमेंडमेंट कर लेंगे। ये बात सत्य है। पहले तो ये जुमला साबित होगा, जैसे 75 पार का हुआ था और 40 आई थी, अब 400 का नारा है और आएंगी इनकी 150 और 180 के बीच। लेकिन मैं कहता हूं अगर उनको 400 भी दे दे तो वो क्या करेंगे, इस पे शक नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति, जो सरकार रात को 12 बजे बिना पूछे नोटबंदी लागू कर सकती है, जो सरकार बिना चिंतन और मंथन के जीएसटी लागू कर सकती है, जो सरकार बिना सोचे समझे 3 काले कानून पास कर सकती है, जो सरकार 2000 का नोट चला के फिर वापस ले सकती है, वो संविधान में क्या तब्दीली कर सकती है, इस पर हमको शक नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि फिर आगे दोबारा आपको चुनाव कराने की जरूरत ही ना पड़े। इन परिस्थितियों का आपको और हमको विचार करने की जरूरत। अब हम कहते हैं कि ये नारा झूठा है, लेकिन ये मान लेते हैं, ये कहते हैं कि नहीं हमें एक बार 400 दो, हम संविधान बदल देंगे। हम ये कहते हैं तुम कौन हो संविधान बदलने वाले, आने दो 25 तारीख हम तुम्हारी सरकार बदल देंगे, महान जनता आपके सामने लेके। और अगर कहीं आपसे चूक होती है तो वैसी चूक होगी जिसका पता नहीं कहाँ जाके खामियाजा मिटेगा। इतिहास कहता है कि लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है। एक क्षण की गलती आप करेंगे तो पता नहीं कहाँ तक जाके उसकी गूंज आएगी। आपसे मेरा यही निवेदन है कि इस सरकार ने जितनी पीड़ित हर वर्ग को आज किया हुआ है वो हर आदमी की जबान पर है। पहले बोलते नहीं थे, अब सब मुखर होकर के उसको बोलते भी हैं, पूछते भी हैं। और यही एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति, जब देखो उनके सामने आक्रोश सामने नजर आता है लोगों का, तो वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो लोग हमारे पहले गीत गाते थे, आज हमारे से वो गुस्से और नाराजगी में बात करते हैं। तो ये एक परिस्थिति है आज की आपकी राजनीतिक स्थिति की। और लोग क्या कहते हैं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल जाओ लोग, अब तो कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। वो मुरझा रहे हैं कमल के फूल, सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ आपको देखना है और आपकी बात के सहारे ही चलेगा। ये इलेक्शन दो पार्टियों का नहीं है, ये इलेक्शन दो विचारधाराओं का है। एक तरफ जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ जनता है। और जिधर जनता होती है उधर ही झुकता है पलड़ा, क्योंकि जनता के साथ ही सब कुछ चलता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि दादरी का एक एक भाई बहन, नौजवान साथी, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, सब के सब, अभी जनरल साहब बैठे थे हमारे यहाँ, अभी शायद अभी चले गए विशंबर दयाल जी, वो अग्निवीर के बारे में बहुत चिंतित थे। उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी है आदरणीय राहुल गांधी जी को, और उसके बाद ही उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करके कहा था कि हमारी सत्ता आते ही सबसे पहला काम हमारा अग्निवीर को हटा करके रेगुलर भर्ती जो फौज की होती है तो आप फौज की भर्ती करें। हाँ, और जहाँ तक लोकल की बात करो, मैं बात कर लेता हूँ एक मिनट। एक ये एमएसपी के लिए भी कहा उन्होंने कि हम एमएसपी पहले दिन लागू कर देंगे। ओपीएस के लिए भी कहा है, जो अदर पेंशन स्कीम जो दूसरी स्टेट जहाँ भी हमारी कांग्रेस की सरकार है, हमने सब जगह उसको लागू किया है। और भाई जहाँ तक वर्तमान की बात आती है सरकार की, तो इस सरकार का तो कोई जवाब ही नहीं। हरियाणा की तो इनकी कोई अपनी पॉलिसी नहीं,
इनका तो यही की मकसद है राजनीतिक फायदा लो। ज्यादा कोई बोलता है तो हमने पोर्टल खोल दिया है, वो हर चीज का पोर्टल खोल देते हैं और उसके अंदर फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, हम जिसे कहते हैं परमानेंट परेशानी पत्र। एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता है कि मेरा रास्ता बिना पूछे, किसी की इनकम कहीं दिखा दी, किसी की कहीं घटा दी, जिसको रिजर्वेशन देनी है, पेंशन देनी है उसकी घटा दी, जिसको नहीं देनी है उसकी बनी हुई भी काट दी। ये किस तरह की राजनीति है? आप अपने काम पे कोई ध्यान नहीं, लेकिन आपकी परेशानियों पर, आपकी जो मान सम्मान है उस पर जरूर ध्यान। इनसे मकसद इनका सिर्फ एक है कि हमें कैसे भी राजनीतिक लाभ लेना है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, हमें उनका इस बात पे ध्यान रखना है। मैं इस दादरी को देखता हूँ, मतलब बहुत एक छोटा सा बढ़िया मतलब हमारा शहर है, लेकिन जहाँ अभी भी बैठे हैं जो बहुत भाई रोज रहते हैं, शायद वो तो नहीं महसूस करते होंगे, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं उनमें से बहुत से आदमी महसूस करें कि सीवर की सीधी स्मेल अभी भी आ रही है। यही परिस्थितियाँ हैं। क्या हम इसी जीवन के अंदर रहे कि अब परिस्थिति ये रहेगी कि हमें सीवर की पानी की लाइन की भी सुविधा नहीं रहेगी? आप सरकार के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता रहती है लिविंग क्वालिटी। लिविंग क्वालिटी अगर खराब है तो आदमी कब तक रहेगा? अब मैं कल की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ जो ये चलते हैं ना जो क्रैशर वाले, वहाँ मैं 3-4 मौत होगी तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा क्या हुआ? कि साहब ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ओहो, ये तो बीमारी तो है नहीं कहीं। बोले जी धूल से हो गया। और फिर बताया उन्होंने कि तकरीबन साल में 20 से 25 मौत सीवर टीबी से हो जाती हैं, सिर्फ माहौल की वजह से। तो भाई जब माहौल ये है कि हमें सीवर की सफाई नहीं है, तो आप मुझे बताइए सुबह पहले आप क्या देखेंगे? पीने का पानी नहीं, सीवर की सफाई नहीं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ है? तो भाई मेरा प्रयास है जिस दिन वक्त मिलेगा सबसे पहले इस दादरी की समस्या का समाधान सबसे पहले किया। और फैमिली आईडी और परिवार पहचान पत्र है, इसको तो पहले दिन ही जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कई बार डिस्कस हो लिया। कभी आपका राज आ जाए तो भाई आते ये मान के चलना सबसे पहले इसको उड़ा के साफ स्पष्ट सी रेट लिख दी जाएगी, कोई दूसरी बात नहीं होगी। और हुड्डा साहब तो ठीक कह रहे, वो कहते भाई सबकी नजरें तुम्हारी सीट पर है। बोले मैं ये कहता हूं कि ये सीट तुम जिता दो, अगली सरकार मैं बना दूंगा। तो बनाओगे ना सरकार? बनाओगे ना? और हरियाणा की जो बुढ़ापा पेंशन की बात आती है, पूरे देश में चर्चा रहती है कि राजस्थान में तो 1500 हुई है, हमारे यहाँ इन्होंने कह दिया जब 3100 कही थी बीजेपी ने, अभी 3000 हुई है, उनकी 3100 उनकी भी नहीं हुई, कहने के बाद भी नहीं हुई। यानी उन्होंने जो वादा किया था एक भी वादा पूरा नहीं किया, छोटा सा भी नहीं किया। और कांग्रेस का मुकाबला करते हैं। भाई कांग्रेस तो जो कहती है वो करती है, ये बीजेपी वाले कहते हैं करते नहीं। तो भाई कांग्रेस ने तो ये कहा कि हम 6000 पेंशन देंगे एक बुजुर्ग को, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, दोनों को 12000 हो गए। वो पूछने लगे साहब ये आप बजट कहाँ से लाएंगे? 1 लाख आप कह रहे हैं कि बीपीएल परिवार की सबसे बड़ी महिला जो गांव में होगी उसको देंगे। हमने एक बात कही है, कांग्रेस को राज करना आता है। देश के 75 साल 76 साल के राज के अंदर तकरीबन 60-62 साल तक कांग्रेस ने राज किया है। बिना राज के अनुभव के हम कच्ची बातें नहीं करते। 2005 में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था मैं आपका बिलों का जो ना वो माफ़ करूंगा, बिल जो पैसा था आपका वो माफ़ किया, करके दिखाया, जबकि बजट भी इतना नहीं था। उसके बाद में मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए लोन माफ़ करके दिखाया, जो कि ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि जो एनपीए है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, अब 14 लाख से 16 लाख हो गए। 16 लाख करोड़ थोड़े बहुत नहीं है, 16 लाख करोड़ यानी अंदाजा ये है कि 50-52 लाख रुपए करोड़ का तो टोटल बजट है, उसमें 16 लाख करोड़ बड़े उद्योगपतियों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एनपीए है, वो इन्होंने माफ कर दिया। यहाँ एक किसान के 10,000 की अगर किस्त टूट जाए तो पुलिस ले जाए खड़ी कर देते हो। कितना बड़ा अन्याय अत्याचार है। आप यही नहीं देखते, एक तो लाखों करोड़ रुपए को माफ कर रहे हो, दूसरी तरफ 10,000 के लिए किसान को परेशान कर रहे हो। तो इनकी नजर के अंदर हमारी जो मान सम्मान की बात है उस पर कोई मतलब सोच और समझ नहीं है। ये सिर्फ एक चीज चाहते हैं, तुम भूखे रहो और हमें पूछते रहो। तो भाई ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं खाना देता हूँ। भाई खाना देने वाला तो भगवान है, आप कौन है देने वाले? लेकिन फिर भी आप कहते हैं लाभार्थियों का मेरे को
फेवर मिलेगा। तो भाई कांग्रेस भी 4 कदम आगे। हमारे खड़गे जी ने कहा तू 5 देता, अगली बार हम 10 देंगे, आने तो सरकार आ रही है, उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन आप किसी को 5 दें या 10 दें, इसका मतलब तो ये 80 करोड़ लोग तो आज भी इस परिस्थिति में हैं कि 2 वक्त की रोटी अपने दम पर नहीं कमा सकते। एक तरफ आप कहते हो 5 ट्रिलियन पॉलिसी, दूसरी तरफ आप कहते हो 80 करोड़ लोगों को मैं खाना देता हूं। आप कहां स्टैंड करते हैं? कोई लेने देना नहीं, जवानी जमा खर्च और सिर्फ अपनी बात के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ यही करते हैं, जो इनको अच्छा लगता है वो समझ लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ देते हैं। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां पूरे देश की आज धीरे धीरे करके इतनी फेवरेबल बन रही है इंडिया ब्लॉक के सामने कि वो सारे के सारे भाई, इवन यूपी के अंदर भी आपको आश्चर्यजनक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, हरियाणा में आपको आश्चर्यजनक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। राजस्थान के लोग भी, कल सचिन पायलट मेरे साथ था कि राव साहब यार अगर अब चुनाव होते हैं तो हमारे बोला 25 की 25 कांग्रेस की सीट आती, बोला आज के हालात इतने बदले हुए हैं। तो भाई हरियाणा वालों को तो 4 कदम आगे सोचना चाहिए, क्योंकि आपका 3 महीने बाद ही चुनाव है और ये चुनाव आपके अगले चुनाव का परिणाम है। इसलिए सारे भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, सारी बातों को छोड़ के, सब मतभेद भुला करके हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, भाई हाथ का निशान और 1 नंबर बटन, ये दोनों चीज याद रखना 25 तारीख को। और कल 4 कदम पे है ये अपने 1 किलोमीटर अपने यहाँ से। जितने भाई यहाँ बैठे हैं ये मत करना मैं दुकान में चला गया, मैं घर में, काम छोटे काम बढ़ता है। एक नेता जो सिर्फ पहली बार अपने यहाँ आ रहा है, राहुल गांधी, और मैं उनकी मतलब एक सोच बताता हूँ आपको कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर बहुत से साथी हमारे गए थे यहाँ से, उसके अंदर सिक्योरिटी का घेरा रहता था। उस घेरे में सिक्योरिटी वाले जिसको जाने देते थे वो बुलाते थे, राहुल जी उसको बुला लेते थे, नहीं तो राहुल जी खुद निकल के चले जाते थे। और किसी भी अपंग आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी बुला लेते थे कि आप आइए, इनसे बात करना चाहता हूँ। चलते चलते उनसे बात करते, फिर कर्मचारियों से, व्यापारियों से, इंजीनियर से, डॉक्टर्स से, वकीलों से, सब वर्ग के लोगों से बात कर, प्लेयरों से। तो वो एक घर के अंदर चले गए और घर में जा करके एक बुजुर्ग थी हमारी माँ, 70 साल की, उन्होंने कहा माता जी नमस्कार। वो बोली नमस्कार, कि ठीक है सब? बोला ठीक है। बोला मैं राहुल गांधी हूँ। तो उसने समझ नहीं आया, तो बोले अच्छा। बोले ये कौन है? बोले मेरी बेटी का बेटा है दोता। और ये कौन है? बोले ये मेरे बेटे का बेटा पोता मेरा। अच्छा, तो इनको खिलाते हो आप? तो बोला हाँ जी। तो अगर ये कोई चीज़ मांग ले तो आप क्या क्या दो इनको? तो वो बिड़ते कहती मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास कहाँ पैसा है, बिना पैसे फिर ये क्या करें मांगे तो? बोले कुछ नहीं, मैं इनका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देती हूँ, अब वही मांगे नहीं ताकि। बोले मन नहीं करता? वो कहती मन तो बहुत करता है, बहू से मांग नहीं सकती, बेटा देता नहीं, मेरी आत्मा मर जाती है, इसलिए मैं किसी से मांगती नहीं। तो राहुल जी ने एक स्कीम दी है कि भाई वो माँ की भावना थी कि काश मेरे पास जेब में पैसा होता तो मैं मेरे नाता नाती पोता पोती की इच्छा, खेल खिलौने होते, मैं उसको दे पाती। घर की सबसे बड़ी महिला, उसको 1 लाख रुपए देंगे हम साल के। ये उनकी उसी सोच का एक नजरिया था। ऊपर से आया एक आयुष्मान कार्ड की बात। इस सरकार ने क्या रखा, आयुष्मान कार्ड हम देंगे जी, 5 लाख रुपए उस पर खर्च होगा तो सरकार उसका रिएम्बर्स कर देगी। मैं रोजाना देखता था, मैंने 2-3 बार विधानसभा में उठाया, विधायक जी सामने ही बैठे, मैंने कहा जी ये आपने एक परेशानी पेश कर रखी है, जहाँ विधानसभा के अंदर आयुष्मान की बात आयो या CGHS को कोई केस आ जाओ, HCGS का केस आ जाओ, ये इमीडिएटली हॉस्पिटल वाले दरवाजे बंद कर देते। भाई नहीं नहीं हमारे बेड नहीं है जी। बोले जी कैसे नहीं? अभी तक तो कह रहे थे आ जाओ लेटो हम कर देंगे सारी बात। जब तक तो आप लग रहा था मैं बोले कैसे माँ करा गया। जब मैंने कहा कैश नहीं है मेरे पास कार्ड है, तो बोला जी बेड नहीं है। बोले बेड कैसे नहीं है? बोले वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। बोले वो भी है। बोले ऑक्सीजन नहीं है। मतलब कहने का ये बहाने हैं। अल्टीमेटली वो बेचारा दुखी होकर पेशेंट बाहर आ जाता है कि मेरे को तो ये इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड को वो ऑनर नहीं करना चाहते। 2 पॉलिसी गलत है। एक तो गवर्नमेंट उनको रिएम्बर्स करने में देरी करती है। एक हॉस्पिटल कहता है जी मैंने हॉस्पिटल के 5 लाख खर्च करा दिए। जब मैं गवर्नमेंट से मांगता हूँ तो फर्ज ये बनता है कि हैंड टू हैंड उसका बिल क्लियर होना चाहिए। वो कहते हैं 1-1 साल तक नहीं होता, तो कौन बावड़ा है इस तरह से 5 लाख का इलाज पहले कर देगा, 1 साल में रिकवर करेगा। दूसरा ये है कि उन्होंने पैनल पे गिनती के हॉस्पिटल रखे हुए, ये रहेंगे जी जो उनके फेवरेबल है वो, और किसी हॉस्पिटल में ये आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा।
तो भाई कांग्रेस ने एक पॉलिसी बनाई है, भगवान न करे हमें किसी को जरूरत पड़े, लेकिन हारी बीमारी किसी से पूछ करके नहीं आती। वो एक बात कहते हैं भाई कोई भी बीमार हो जाए तो उसको हम 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करके देंगे किसी हॉस्पिटल में, चाहे वो जाके फोर्टिज में जाए, चाहे मेदांता में जाए, चाहे ऑल इंडिया में जाए या कहीं भी चला जाए। वो उससे ऊपर अगर कोई लगता होगा तो खुद बियर करेगा, 25 लाख तक का सरकार बियर करेगी हमारी सरकार आने के बाद। तो ये कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिससे आम आदमी प्रभावित होता है। और भाई इसमें कोई दो राय नहीं, सब के सब इस बात से पीड़ित भी हैं कि सरकार करती कुछ नहीं, सिर्फ योजनाओं की बात करती है। तो भाई अब बाकी साहब राहुल गांधी जी बताएंगे, बट मैं तो आपसे इतना कहूँगा, कल कोई आदमी कहता है अतिथि देवो भव, आप उस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि घर आए मेहमान का सत्कार कैसे किया जाता है। तो सारे भाई आप शुरू होकर के और वहाँ पहुँचना, और बिल्कुल ताकत के साथ में, पूरी मेजोरिटी के साथ में हमारी जो महिलाएं हैं उनको भी लेके आना, और भाई मेरे बुजुर्ग हैं उनको भी लेके आना। और वहाँ पर ऐसा ऐतिहासिक खेल बढ़ा दो कल कि वो जब उधर तो मोदी जी आ रहे हैं परसों और इधर तुम आ रहे हो, ये कल ही तोड़ कर दोगे आप, तीसरे आदमी को कहने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सबने इतना समय दिया, मान सम्मान की पगड़ी दी, उसके लिए सबका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ इस ऐतिहासिक चौक पर आपके दिए हुए मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करके रखेंगे, नीचा नहीं जाने देंगे। जय हिंद। राजनाथ सिंह